हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। अभी आप देख रहे हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा पीटी परीक्षा 2025 के लिए वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 है, जो कि नया बुक अभी आया है एडुटेरिया प्रवीण सर के द्वारा। और इस बुक से हम आपका एक वीडियो के माध्यम से 1 से लेकर 5 तक सेट करवा दिए थे, ठीक है। और डेली प्रैक्टिस से आप लोगों का कॉमेंट था कि डेली बेसिस पे करवा दीजिए, तो डेली बेसिस पे हम फिर कंटिन्यू कर दिए हैं। तो 6 और 7 आपका हो चुका है। आज हम सेट नंबर 8 देख रहे हैं, तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 8 को। ये सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न है कि कश्मीर घाटी एवं डल झील किन दो हिमालय के मध्य स्थित है। तो ये वृद्ध हिमालय तथा पीर पंजाल मध्य के कश्मीर घाटी तथा डल झील है। ऑप्शन नंबर ए, वृद्ध हिमालय तथा पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी तथा डल झील है। और जो वृद्ध हिमालय है, इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक एक पर्वतीय दीवार के रूप में है। इसकी लंबाई पूछे तो 2400 किलोमीटर है इसकी लंबाई। पाटभूमि स्थलाकृति विशेषता है, पाटभूमि की स्थलाकृति का विशेषता है कि ये छोटा नागपुर पठार की छोटा नागपुर विभिन्न ऊंचाई के पठार की एक श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसमें मध्य पश्चिमी भाग के लगभग सर्वोत्तम ऊंचाई के क्षेत्र को पाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाट कहते हैं। तीसरा नंबर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि नदी परियोजना और नदी दिया हुआ है। तो रिहंद परियोजना जो है वो रिहंद परियोजना आपका रिहंद नदी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। पोंचमपाद परियोजना पूछे पोंचमपाद तो ये गोदावरी नदी पर है। और माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी पर है, माता टीला। आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें तो दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें मृत्तिका, बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। मृत्तिका, बालू और गाद का अनुपात बराबर होगा, उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। भारत में कृषि एवं अनुसंधान केंद्र ने 8 प्रकार के मिट्टी की पहचान की है, 8 प्रकार के, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली मिट्टी हमारे भारत में वो 4 हैं। 4 कौन है? जलोढ़ 43%, सबसे ज़्यादा जलोढ़ है। फिर लाल मिट्टी 18% है, काली मिट्टी 15% और लेटेराइट मिट्टी 3.7%। भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक संकेंद्रण है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ध्यान दीजिएगा कि सागौन वन का अधिक जमाव मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और सागौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के अंतर्गत आता है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के अंतर्गत। भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पाद राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। भारत में गेहूं के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य यूपी है, एमपी और पंजाब है, यूपी, एमपी और पंजाब। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है? तो कोडरमा जो है ये भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है। रानीगंज, झरिया एवं बोकारो भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र है, जबकि कोडरमा जो है ये अवरक के लिए है। किसके लिए? अवरक के लिए है, अवरक के लिए, ठीक है। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य निम्नलिखित में कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य पूछे तो वो गोवा है। गोवा जो है नगरीकृत राज्य है। 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के आधार पर भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल है, जिसमें सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में है, नगरीय जनसंख्या। अब है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ नदी है, दूसरे तरफ परियोजना या बांध दिया हुआ है। तो कोलोरेंडो आपका हुबर हो जाएगा, हुबर बांध। दामोदर नदी पर पंचेत हिल है। नील आपका आसवान हो जाएगा, आसवान बांध। और जाम्बेजी करीबा हो जाएगा, जाम्बेजी करीबा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? तो ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर का। प्रशांत महासागर पेटी विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र है। यहाँ पर समस्त ग्लोब का 63% भूकंप आते हैं, 63%। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछा गया है। तो दिया हुआ है कि हरमटन सऊदी अरब, ये सही नहीं है। हरमटन जो है ये सहारा रेगिस्तान, कहाँ पे? सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। चिनूक अमेरिका का पवन है, अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली शुष्क पवन है। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म पवन है। फॉन स्विट्जरलैंड में, ये भी सही है। वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वन वाला जिला क्रमशः है।
तो वो है कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई। वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल वन वाला जिला कैमूर, पश्चिम चंपारण और जमुई है। न्यूनतम पूछे तो शेखपुरा, अरवल और बक्सर हो जाएगा न्यूनतम में। एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीवों का एक क्रम क्या कहलाता है? तो उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है। खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोजन निर्भरता को प्रदर्शित करता है। भोजन यानी भोजन। किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो वो है आपका जलवायु। जलवायु जो है एक ऐसा भौगोलिक कारक है जिसके द्वारा वनस्पति, स्थलरूप तथा मिट्टी सभी प्रभावित होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के प्रति। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वो इससे पूर्व भी उसे विघटित कर सकता है। कौन? राज्यपाल। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए उसकी उम्र 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखा था। लॉर्ड रिपन। रिपन को भारत का स्थानीय स्वशासन का पिता रिपन को कहा जाता है। बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, तो बांग्लादेश की जो स्थापना हुई थी वो 1971 में हुई थी। बांग्लादेश की स्थापना 1971 में। 1970-71 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की स्वतंत्रता का आंदोलन प्रारंभ हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश की जनता पूर्णतः मुजीबुर रहमान के साथ थी और 2 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के हवाई अड्डे पर भीषण बमबारी आरंभ कर दिया था और 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने जब जवाब में कार्रवाई की तो पाकिस्तान की लगभग 6300 वर्ग मील भूमि पर अधिकार कर लिया। 6300 मील पर। उसके बाद ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। ध्यानचंद आपका हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है, हॉकी से। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को ही कहा जाता है। अगला सवाल है कि सूरसागर क्या है? सूरसागर जो है ये सूरदास की काव्य रचना है। किसकी? सूरदास की। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो सरकारिया समिति की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। सरकारिया समिति की सिफारिश पर 1983 की। ठीक है। और वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में की थी। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 263 के तहत। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो वो है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसे साइंटिफिक नेम क्या है? प्लाटानिस्टा गैंगेटिक। इसे गैंगेटिक कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जनगण मनगण है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु बाघ है। फूल पूछे तो कमल हो जाएगा। फल आम है। पक्षी मोर है। और राष्ट्रीय मुद्रा पूछे तो रुपया हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्य द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1950 में। संविधान सभा के सदस्य द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर 1950 में किया गया था। 24 जनवरी 1950 को। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो करता है आपका ये जो होता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है, जिसको CAG बोलते हैं, CAG करता है सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। जो कैग है इसको राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंध का वर्णन है। 148 से 151 भाग 5। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो वो था 24वां संविधान संशोधन। 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया।
और ये अस्तित्व में 5 नवंबर 1971 को अस्तित्व में आया। कब? 5 नवंबर 1971 को। सामाजिक मूल्य को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, तो इसे कहते हैं समाजीकरण। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। आधुनिकरण किसे कहते हैं? तो आधुनिक विचारों को आत्मसात करना आधुनिकरण है। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है कि निरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करे। पश्चिमीकरण की अगर हम बात करें तो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रसार किया जाता है। ठीक है। भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1974 में। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निषेध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया गया और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 पारित किया गया था। 1981। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा की गई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। राज्यसभा के सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई, तो ये ग्रहण की गई थी आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा के सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई। भारत में वरीयता का सही क्रम चुने, तो भारत में वरीयता का सही क्रम सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर हो जाएंगे प्रधानमंत्री, फिर भूतपूर्वक राष्ट्रपति, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा वरीयता क्रम में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने अपने राज्य के राज्यपाल, फिर पूर्व राष्ट्रपति या उप प्रधानमंत्री, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे, फिर आपका संघ के कैबिनेट मंत्री या फिर अपने अपने राज्य में राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर उपाध्यक्ष नीति आयोग के। इसी तरह से क्रम याद रखिएगा। संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था, तो प्रथम लोकपाल बिल जो है 1968 में किया गया था। संसद में प्रथम लोकपाल बिल 1968 में पेश किया गया था। पहली बार 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग जो है बाद में हनुमंथैया अध्यक्ष ने लोकपाल या फिर राज्यों में लोकायुक्त की गठन की अनुशंसा की थी बाद में। मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, तो जो मौलिक अधिकार है इसका उल्लंघन है न्यूनतम मजदूरी न देना। न्यूनतम मजदूरी न देना। निम्नलिखित यात्री किस क्रम में भारत आए थे? तो सबसे पहले आने वाला भारत था आपका फाहियान। सबसे पहले फाहियान आया था, फिर हेनसोंग आया था, फिर टॉमस रो आया था, है ना। अगर हम फाहियान की बात करें तो ये 399 एडी में आया था, एडी में, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हेनसोंग आया था 629 एडी में चीन से, और ये जो आया था ये हेनसोंग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। और टॉमस रो की बात करें तो अंतिम में टॉमस रो आया था, ठीक है, जहांगीर के समय 1615 में। निम्नलिखित में किस शासक के बराबर में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने दरबार में बहुत से विद्वान को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया था। और अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे, लेकिन जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न था उसमें धन्वंतरी थे, कालिदास थे, अमर सिंह थे, घटकरपर, बराहमिही, छपनक, शंकु, वररुचि और बेताल भट्ट, ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? बोस्टन टी पार्टी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। बोस्टन टी पार्टी बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण होता है बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो ये बनी थी आपका कांस्य की बनी मूर्ति थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कांस्य धातु से बनी थी। यदि 3 क्रमागत भाज्य, आपका ये मैथ्स का प्रश्न है, बना लीजिएगा, 1680 आएगा आंसर।
संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के गुरु रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना गया है, रामानंद को। 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा निम्न में कौन सा कार्य किया गया था? तो जजिया कर को समाप्त किया गया था। जजिया कर को समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा 1564 में। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए निम्न में किस पुस्तक को स्रोत के रूप में लिया गया था? तो याद रखिएगा इनमें से सभी को, मदुरा विजयम को, गुलशन इब्राहिमी, ए फॉरगॉटन एम्पायर, सभी को, मदुरा विजयम, ए फॉरगॉटन एम्पायर, गुलशन इब्राहिम, इन तीनों पुस्तक को विजयनगर के इतिहास जानने के स्रोत के रूप में लिया गया था। मदुरा विजयम को गंगा देवी ने लिखी थी। किसने? गंगा देवी ने। और ये फॉरगॉटन एम्पायर को लिखे थे रॉबर्ट सेवेल ने। किसने? रॉबर्ट सेवेल ने। और ये गुलशन इब्राहिम जो है इसके लेखक का नाम था फरिश्ता, है ना। झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ताना भगत 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था? तो एलिजाबेथ प्रथम थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड गद्दी पर महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। और महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन काल जो था वो नवंबर 1558 से लेके 1603 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, 1603 तक। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो शेरशाह सूरी की अगर हम बात करें तो ये तो बाद में आए थे। सबसे पहले आप इल्तुतमिश की बात करेंगे। इल्तुतमिश, है ना। इल्तुतमिश ये 1210 से लेके 1236 तक रहे थे, है ना। और इन्हें गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है, गुलामों का गुलाम, इल्तुतमिश को। ठीक है। उसके बाद आए थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन आए थे? अलाउद्दीन खिलजी। और इनका कार्यकाल था 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक, 1316 ईस्वी तक। और इन्हें सिकंदर सानी यानी सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया था। उसके बाद शेरशाह सूरी की बात करें तो 1540 से लेके 45 तक रहे थे, है ना। 1540 से 45। और अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605, 1556 से 1605। दैट मीन्स अगर क्रम अगर व्यवस्थित करेंगे तो 4 3 1 2 आ जाएगा, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिएगा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके, वो किसका विरोध कर रहे थे? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का, ऑप्शन नंबर सी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध किए थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा, राम वृक्ष बेनीपेरू, गंगा शरण सिंह, सभी किए थे। 1931 में बिहार में समाजवादी दल का गठन गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, फूलन प्रसाद वर्मा सभी ने किया था। इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियंत्रित हो, राज्य द्वारा, तथा राजा और जमींदार का उन्मूलन बिना मुआवजे के किया जाए। क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लाने की घोषणा की थी? तो ये जून 1948 में 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को जून 1948 तक वापस लाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है कि किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी? तो भारत माता की पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। या किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं, आपूर्ति, क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? तो ये स्टेटमेंट जो था आपका सुभाष चंद्र बोस का था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं, आपूर्ति, क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर संबोधित किया था, ये भी याद रखिएगा क्योंकि पूछता है उपनाम किसने दिया था। नगद आरक्षित अनुपात, जिसको आप CRR बोलते हैं, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो कैश रिजर्व रेशियो, ये फुल फॉर्म होता है
CRR का नगद आरक्षित अनुपात। इसको कम करने से जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा वो बैंक के पास अधिक तरलता होगी। अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि देखने को मिल सकती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति बढ़ सकता है और वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। सभी हो सकता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? तो बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है। बेरोजगारी रोजगार की सक्रिय रूप में खोज करने लेकिन वर्तमान में कार्यरत न होने की स्थिति है बेरोजगारी। ठीक है। बेरोजगारी का प्रभाव जो है वो श्रम शक्ति संसाधन का अपव्यय, आर्थिक अधिभार में वृद्धि, अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में बाधा, कम आय वृद्धि, कौशल उपयोग में कमी होती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय की गणना राष्ट्रीय आय या जनसंख्या से की जाती है। राष्ट्रीय आय या जनसंख्या, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। अब है यहाँ पे मिलान करना है। तो राष्ट्रीय आय अनुसंधान केंद्र आपका जोरहट में है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोरहट में। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र पूछे तो ये आपका ये हो जाएगा आपका चिकमंगलुरु कॉफ़ी। रबर पूछे तो रबर हो जाएगा आपका रबर वाला कोट्टायम, और रेशम पूछे तो ये मैसूर हो जाएगा रेशम। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इधर। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो आर्टिकल 245 से लेके 55 तक। अनुच्छेद 245 से 55 भाग आपका 11, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 55 का संबंध केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध से है। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। तो मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम है कि निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार हो जाएगा। ऐसा करने का उद्देश्य आयात कम करना और निर्यात को बढ़ाना और भुगतान संतुलन में सुधार करना है। भारत में मुद्रा अवमूल्यन जो है अभी तक 3 बार हुआ है, 1949 में, 1966 में और 1991 में। रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो आय पुनर्वितरण से संबंधित है। रॉबिन हुड प्रभाव एक आर्थिक स्थिति है जिसमें आर्थिक असमानता को कम करने के लिए समाज में गरीबों को देने के लिए अमीरों से धन लिया जाता है। किससे? अमीरों से। और ये प्रभाव को रॉबिन हुड प्रभाव को आय पुनर्वितरण प्रभाव संबंधित है। ये दाब की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर ए। दाब क्या होता है कि किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है, अदिश राशि, और इसका मात्रक होता है पास्कल या फिर न्यूटन वर्ग मीटर। धूप चश्मों के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रुक्स कांच का। क्रुक्स कांच धूप चश्मे के लेंस में प्रयोग करते हैं। फ्लिंट कांच का उपयोग आप कैमरा दूरबीन लेंस में करते हैं, विद्युत बल्ब में फ्लिंट। पायरेक्स कांच का उपयोग कहाँ करते हैं? प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में करते हैं, फ्लिंट कांच का। प्रकाशीय कांच का उपयोग चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, प्रिज्म बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो दिया है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। ये स्टेटमेंट सत्य है। भार स्थान बदलने पर घट या बढ़ सकता है जबकि द्रव्यमान एक समान ही रहता है। इसी तरह से पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान घट जाता है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से। अगला सवाल आता है इधर कि निम्नलिखित में कौन असत्य है? हेलिना स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी ही असत्य है। हेलिना भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? टैंक रोधी मिसाइल। बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है। पिनाक रॉकेट है। चिनूक हेलीकॉप्टर है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए। एसी को डीसी में बदलता है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर डी। एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो एक आर्गन बराबर 10 का पावर इन्वर्स 7 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर इन्वर्स 19 जूल होता है। एक कैलोरी बराबर 4.186। इनमें से सभी विकल्प सही है ना। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, ये नहीं है। देखिए, वो तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है, जिसमें संचरण के माध्यम की जरूरत नहीं हो। और ये तरंगे अनुप्रस्थ या उदासीन होती है ना, अनुप्रस्थ या उदासीन होती है।
विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, सही है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अल्फा बीटा गामा को उनकी भेदन शक्ति के आधार पर अवरोही क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। तो निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। तो जो निर्मित प्रतिबिंब बनेगा वो आपका कैसा बनेगा? आभासी और बड़ा बनेगा। आभासी और बड़ा बनेगा, है ना। अगर वस्तु अनंत पर है, अब प्रतिबिंब की आकृति F2 पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक बहुत छोटा और उल्टा बनेगा, है ना, अगर अनंत पर है तो। इस तरीके से कुछ याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट हो। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है सिरका एसिटिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल। संतरा फॉर्मिक, ये गलत है। ये चींटी के डंक में होता है, लाल चींटी के डंक में, मधुमक्खी में, बिच्छू, ये सभी के डंक में होता है। संतरा में आपका साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है संतरा में, है ना। इमली में टार्ट्रिक होगा, टमाटर में ऑक्सलिक होगा। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, ये नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण जो है ये आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर अपना भोजन बनाते हैं। 69 नंबर प्रश्न क्या है देखिएगा। 69 नंबर मैथ का प्रश्न है, आंसर डी हो जाएगा। 70 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा पॉलीमर नहीं है? नाइलॉन पॉलीमर है, टेफ्लॉन पॉलीमर है, कैप्रोलैक्टम ये नहीं है। कैप्रोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र होता है CH2 5 CONH। ये आपका कैप्रोलैक्टम का फॉर्मूला है, सूत्र है। और ये जो है नाइलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन ये भी आपका है। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 को कहते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त क्षीणता होता है, चर्म रोग होता है, पेशियों में ऐंठन होता है। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो वो है आपका तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी होती है मानव शरीर की सबसे। और तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन्स हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चवर्णक होते हैं? तो 12 चवर्णक होते हैं। एक वयस्क मानव में 12 चवर्णक होते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होता है, ध्यान रखिएगा। अब 74 नंबर में आपका मैच करने के लिए दे दिया है। तो सबसे पहले जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन है। अग्नाशय इंसुलिन हो जाएगा। और अधिवृक्क कार्टिसोल हो जाएगा, अधिवृक्क कार्टिसोल। तो आपका आंसर होगा 2 3 1 4। देखिए किस में होगा, 2 2 3 1 4। एथलीट फुट बीमारी होती है तो ये एथलीट फुट बीमारी फफूंदी से होती है। एथलीट फुट जो कि टीनिया पेंडिस एक फंगल से होता है जो कि त्वचा संक्रमण है ना। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू एक रूपांतरित तना है। आलू रूपांतरित तना है। 77 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर डी हो जाएगा। डायनमो का कार्य है तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। मोटर क्या करता है? मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ट्यूबलाइट का काम है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना, ट्यूबलाइट। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रक्षेप की ओर चलता है तो वह, तो ध्यान दीजिएगा कि स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक डॉपलर ने ध्वनि एवं प्रकाश के आवृत्ति पर आपेक्षिक गति के कारण पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था। कौन? डॉपलर ने। और डॉपलर महोदय के अनुसार प्रक्षेपक के बीच आपेक्षिक गति के कारण उसकी आवृत्ति में कमी या वृद्धि होती है, जिसे हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। 80 नंबर प्रश्न है, सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, ये स्टेटमेंट सही है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक या बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। लाल का अधिक और बैंगनी का कम।
लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी का सबसे अधिक होता है। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और विभवांतर स्थिर रहता है तो प्रतिरोध कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि ओम के नियम के अनुसार अगर धारा बढ़ती है और विभवांतर स्थिर रहता है तो प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। हाल ही में भारत का पहला वाइल्ड पाम प्रसंस्करण इकाई निम्नलिखित में किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के अंतर्गत पहला पाम ऑयल प्रसंस्करण मिल का उद्घाटन किया है असम में। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जया वर्मा सिन्हा को पहली महिला बनी है। जया वर्मा सिन्हा पहली महिला अध्यक्ष बनी है रेलवे बोर्ड की। हरित अमोनिया निर्यात, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो भारत और जापान ने अगस्त 2024 में हरित अमोनिया के लिए समझौता किया है। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया? पद्म विभूषण दिया गया है टोटल अभी 7 व्यक्तियों को। कितना? 7 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म विभूषण। टोटल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, 139 को, जिसमें कि 7 को पद्म विभूषण है, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री। 20वां एशिया खेल 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो नगोया जापान में। 20वां एशियाई खेल नगोया जापान में प्रस्तावित है और 21वां एशियाई खेल 2030 में दोहा कतर में होगा। 22वां कहाँ होगा? 2034 में रियाद सऊदी अरब में। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है पीटी उषा को। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई है, पीटी उषा। EOS 08 मिशन को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है? तो इसे प्रक्षेपित किया गया SSLV-D3 द्वारा। EOS 08 मिशन को SSLV-D3 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है। आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आइडियाज़ फॉर लाइफ इसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किया है। उद्देश्य है छात्र एवं शिक्षक और शोधकर्ता को मिशन लाइफ से क्रियान्वयन में अपने विचार को साझा करने के लिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दिया है कि केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बांध रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। तो दोनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो वियंतियाने में। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन वियंतियाने में। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई है। अदिति का पूर्ण रूप क्या है? एजिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्स। ऑप्शन नंबर डी, एजिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशंस टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्स, इसका फुल फॉर्म है अदिति का। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कितना है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वां स्थान है, 118वां है। 126वां स्थान भारत का था 2024 में और अभी 118वां है। इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में शीर्ष देश फिनलैंड है लगातार 8वीं बार, है ना। इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है विश्व सतत विकास समाधान नेटवर्क। 94 नंबर प्रश्न मैथ का है, इसका आंसर 400 रुपया होगा। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक परिमल नाथवानी है, परिमल नाथवानी। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सज्जन का विपरीतार्थक यानी कि पर्यायवाची कहते हैं, विपरीत, तो वो हो जाएगा आपका दुर्जन, उल्टा। निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भारत जोड़ इंदु, भारतेंदु, भारत जोड़ इंदु। अब रीजनिंग है, आंसर ए हो जाएगा। इंग्लिश का प्रश्न देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल जेरंड। आई लाइक डैश फॉर अ वॉक, तो यहाँ पे गोइंग हो जाएगा। आई लाइक गोइंग फॉर अ वॉक, आई लाइक गोइंग फॉर अ वॉक। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। एक वर्ड दिया हुआ, इसका अपोजिट बताना है। वर्ड है आपका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है क्या? पारदर्शी। और इसका अपोजिट पूछा है तो हो जाएगा एप्क्यू। क्या हो जाएगा? एप्क्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसका मतलब होता है अपारदर्शी। ठीक है,
चलिए ये सेट आपका 8 कंप्लीट हो गया है। अब बच गया है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से करेंगे। उम्मीद करेंगे कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।